नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम और ये शो चल रहा है डॉक्टर दरबार। हर बार हम अपने डॉक्टर दरबार में कुछ अच्छे विषयों को लेकर आते हैं जहां आप उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बचाव के बारे में जानते हैं। आज भी हमने एक ऐसा ही विषय लिया है जिसे लेके काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, काफ़ी सारे डर हैं और इस डर के कारण लोग अपना इलाज तक कराने से बचते हैं। तो ये आज जो हम विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं, ये विषय है कैंसर। और आज इस पे बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लिए, इसे सही से समझने के लिए, क्या है इसके उपचार, कैसे इसके जांच को हम कर सकते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार सौरभ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि ये जो कैंसर है, हर तरफ हमें ये चर्चा में सुनने में आती है, बारे में कुछ बताइए। कैंसर शरीर की कोशिकाओं का अनियमित यानी कि अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने को कैंसर कहते हैं। और चूंकि ये किसी भी भाग में हो सकता है, चूंकि हमारी कोशिकाएं शरीर के हर भाग में मौजूद हैं, बिल्कुल। तो अपार्ट फ्रॉम द डेड सेल्स यानी कि नाखून और हेयर रूट्स हो गए, उनको छोड़ के कैंसर शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है, ग्रो कर सकते हैं। सेल्स का बढ़ना, तो ऐसे जनरली अपने बॉडी में हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे कौन से सेल्स बढ़ रहे हैं। नाखून और बालों की बात करें तो वो पता चलता है, उसे हम काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर में अगर कुछ कोशिकाएं बढ़ रही हैं उसकी जानकारी नहीं होती। लोगों को कैसे जानकारी हो? कुछ कैंसर्स जो कि काफ़ी कॉमन है वो आप बहुत आसानी से सही समय पे पकड़ सकते हैं। जैसे हमारे देश में चूँकि ओरल टोबैको का चलन बहुत ज़्यादा है, गुटखा, तंबाकू, ये पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि का चलन ज़्यादा है, तो पुरुषों में होने वाला वन ऑफ द सबसे कॉमन कैंसर है मुंह का कैंसर जी। अगेन आदमी अपने मुंह को हर दिन देखता है, चाहे वो ब्रश कर रहा हो, चाहे वो तैयार हो रहा हो, तैयार हो रहा हो। तो अगर आपके मुंह के अंदर आपको कोई गांठ महसूस होती है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो अगेन ये रेड फ्लैग साइन है। खास करके अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, और आपको तुरंत किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। जहाँ गलती होती है वो ये कि कैंसर में शुरू में दर्द नहीं होता, तो लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं, इसमें दर्द नहीं हो रहा है तो शायद ये ऐसे ही छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है और मैं बाद में दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, और इस चक्कर में कैंसर काफ़ी बढ़ जाता है। और यही चीज़ होती है स्तन कैंसर के साथ। तो हमारे पास जितनी महिलाएं आती हैं उनको अगर आप ध्यान से पूछिएगा तो बोलेंगे कि नहीं, मेरे को तो 6 महीने से गांठ थी, 4 महीने से गांठ थी। ये पूछने पे कि आपने क्यों फिर दिखाया नहीं, इसमें दर्द नहीं हो रहा था तो मुझे लगा नॉर्मल गांठ है। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर में शुरू में दर्द नहीं होता। और अगर इनफैक्ट दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी गांठ में दर्द हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है वो कैंसर नहीं, इन्फेक्शन है। और अगर दर्द नहीं हो रहा है तब आप चौकन्ना हो जाइए, आप ज़्यादा खतरनाक है, और उसको तुरंत ही किसी चिकित्सक को जरूर दिखा लें। बिल्कुल। महिलाओं की बात करें तो उनका ज़्यादा समय अपने घर के काम या फिर ऑफिस के कामों में निकल जाता है, वो खुद को एग्जामिनेशन नहीं कर पाती, खुद को नहीं समझ पाती। लेकिन कई ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट कैंसर के, बहुत सारी चीज़ें और सामने आ रही है। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो उन्हें किस तरह से अपनी रूटीन चेकअप करवानी चाहिए? जी, महिलाओं में जो 2 प्रमुख कैंसर्स होते हैं वो है एक स्तन का कैंसर और दूसरा है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही कैंसर्स काफ़ी आसानी से पकड़ में भी आ सकते हैं और पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। यानी उसकी मतलब जानकारी हमें मिल सकती है अगर हम थोड़ी समझदारी रखें तो स्तन कैंसर जैसे मैंने बताया कि गांठ स्तन में रहती है, और सबसे अच्छा तरीका, खास करके भारत जैसे देश में जहां हर बार आपके पास एक्सेस नहीं रहता है डॉक्टर्स का, या आप अपने काम में व्यस्त होने के कारण हर बार डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, तो उस बेस्ट तरीका है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब, गूगल और ये सब पे। महिलाओं को नहाने के बाद जब श्रृंगार कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, उस समय अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, 5 मिनट समय लगता है। अगर आप 3 महीने में एक बार भी कर लें या 2 महीने में एक बार भी कर लें तो दैट इटसेल्फ इज़ क्वाइट सफिशिएंट। तो उस समय आप वो स्टेप्स के द्वारा अपने ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ऐसी गांठ या कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है तब आप किसी नज़दीकी चिकित्सक से मिल सकते हैं।
दूसरा जो बहुत कॉमन कैंसर है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अगेन ये कैंसर चालू होने और मतलब जो कैंसर चालू होने का यानी जिसको हम लोग प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं, स्टेज 1 से पहले वाला स्टेज, यानी कैंसर का जस्ट उत्पन्न हुआ है लेकिन अभी वो कैंसर पूरी तरह से कैंसर में बना भी परिवर्तित नहीं है। बिल्कुल। तो प्री कैंसर स्टेज से कैंसर के स्टेज में पहुंचने में 10 साल का टाइम लेता है। तो हमारे पास इनफ टाइम रहता है कि हम उसको एकदम प्री कैंसर स्टेज में ही पकड़ लें। और उसके लिए सबसे आसान टेस्ट जो कि हर जगह उपलब्ध है, आपके किसी भी इनफैक्ट गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेंटर्स हो हर जगह उपलब्ध रहता है, वो है पैप स्मीयर। एक सिंपल छोटा सा टेस्ट है जो कि बहुत कॉस्टली भी नहीं है और जैसा मैंने बोला सरकारी व्यवस्था में भी उपलब्ध है। अगर सारी महिलाएं ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये जनरली साल में एक बार रिकमेंडेड है, पर हमारे देश में अगर 3 साल में भी एक बार अगर सारी महिलाएं ये अपना टेस्ट करा लें पैप स्मीयर, तो सर्वाइकल कैंसर जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, हम बहुत आसानी से एकदम प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं, जहां उसका इलाज बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, उसमें बिल्कुल और 100% क्योर्स। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है सर्वाइकल कैंसर की जो कि बात हो रही है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नई डेवलपमेंट हुई है सर्वाइकल कैंसर को लेके, वो है वैक्सीन का आना। बिल्कुल। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अभी आ गई है, अभी क्या पिछले 5-6 सालों से है इंडिया में उपलब्ध है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, शॉर्ट में हम लोग HPV कहते हैं। तो उस वायरस के इन्फेक्शन से ही ये कैंसर होता है और ये वायरस सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। तो ये अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो ये वायरस नहीं होगा। तो करेक्ट एज वैक्सीनेशन का है आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स चालू होने से पहले, यानी कि 9 से लेके 18 साल के बीच की बच्चियों को अगर हम वैक्सीनेट करते हैं तो फिर ये 100% वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन देता है। और एक बार आप वैक्सीनेटेड हो गए तो ये वायरस आपको कभी नहीं होगा, और चूंकि ये वायरस नहीं होगा तो आपको वो कैंसर भी नहीं होगा। तो ये कोई एज लिमिट है क्या बच्चों में ये इंजेक्शन देने की? जी, तो जो बच्चों का जो करेक्ट एज होता है वो 9 से चालू होता है। 9 साल के ऊपर की सारी बच्चियों का आप ये वैक्सीन दे सकते हैं। 18 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम उन्मूलन एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 साल के बाद ही शादी होगी और उसके बाद ही सेक्सुअल एक्टिविटी चालू होगी। ऐसा नहीं है कि 18 साल के ऊपर आप नहीं ले सकते वैक्सीन। ये वैक्सीन आप 45 साल तक भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और ऑलरेडी अगर आपको वायरस अफेक्ट कर गया है तो फिर ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो जनरली जब हम लोग सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं को वैक्सीन देते हैं तो पहले हम टेस्ट करते हैं कि वायरस अफेक्टेड है कि नहीं है। अगर वायरस नेगेटिव है यानी आप अफेक्टेड नहीं है इस वायरस से, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं बिल्कुल, और आपको फिर फ्यूचर प्रोटेक्शन देगा। और एक भ्रांति है, भ्रांति कहें या डर कहें, लोगों को कैंसर टेस्ट करवाने से बड़ा डर लगता है। अगर डिटेक्ट हो भी जाता है तो मन में है, जैसे आपने बोला कि आप खुद से टच करके फील करके पता कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो खुद का टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर कैंसर को टच किया तो वो और तेज़ी से बढ़ता है। तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है और इस धारणा के कारण इस गलत धारणा के कारण हम बहुत सारे मरीज खो भी चुके हैं इनफैक्ट पिछले 10 सालों में। और ये धारणा झारखंड में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है, कारण मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैंसर है कि नहीं, नंबर 1, दूसरा किस टाइप का कैंसर है, तीसरा उसमें कौन सी दवाइयाँ इफ़ेक्टिव रहेंगी, उसमें सर्जरी पहले करनी है कि कीमो पहले करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक टेस्ट से मिलती है जिसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी में होता ये है कि कैंसर के गांठ से एक टुकड़ा निकाल के उसकी जांच होती है और उस जांच के द्वारा हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। और बायोप्सी मैंडेटरी टेस्ट होती है किसी भी कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए। और जहाँ बहुत सारे बार ऐसा होता है कि मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आपको बायोप्सी ज़रूरत होगी, और वो किसी के बहकावे में कि बायोप्सी कराओगे तो कैंसर और फैल जाएगा कह के वो गायब हो जाते हैं। और फिर वही मरीज
6-8 महीने बाद आते हैं, लेकिन तब तक लेट हो चुकी रहती है। तो इसीलिए लोग, आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि बायोप्सी से बिल्कुल नहीं घबराएं। बायोप्सी से कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है, और बायोप्सी से इनफैक्ट डॉक्टर को बहुत मदद होती है आपके कैंसर को बहुत इफ़ेक्टिवली और सही तरीके से ठीक करने में। एक बात आपने कही कि बायोप्सी कराने के बाद आप अच्छे से जांच कर पाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट पहले कैसे करना है, कीमो देना है या बाद में कीमो देना है। ये जो कीमोथेरेपी है, ये बहुत स्ट्रेसफुल थेरेपी मानी जाती है, जिसमें आपके हेयर लॉस होते हैं, बॉडी अलग शेप में आ जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा लोगों को भ्रांति है कि हम कीमो पे जाएंगे मतलब हमारा ये लास्ट स्टेज है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। लोगों को ये बहुत गलत धारणा है, और लोगों के मन में ये भी है कि कीमो जहाँ हमने किया तो मरीज बेड रिडन हो जाएगा, या चलने का भी ताकत नहीं रहेगा, बाल झड़ जाएंगे। महिलाएं खास करके इस चीज़ के लिए बहुत वरीड रहती हैं कि हमारे बाल स्ट्रेस हो जाता है, हम समाज में कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कीमो कैंसर, ये जो सांप के जहर से कीमो बनता है, इस टाइप के भी बहुत फिजूल बातें सुनने में आती हैं। पर ये मैक्सिमम केसेस में धारणाएं गलत है। पहला कि इनफैक्ट आप किसी भी कैंसर अस्पताल चले जाएं, आप हमारे अस्पताल में हैं, आप वार्ड्स घूम के आ जाएं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 10-12 पेशेंट्स हैं जिनका कीमो चलता रहता है कंटिन्यूस। और मैं यही चाहूँगा कि आप किसी पेशेंट से भी बात करके देख सकते हैं। कीमो में अब वैसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जिसके बारे में लोग इतना डराते हैं। कीमो वाले पेशेंट्स जनरली सुबह चलते फिरते आते हैं, आराम से खाना खाते हैं, कीमो लेते हैं और शाम को चलते फिरते घर वापस चले जाते हैं। वो ज़माना गया कि कीमो के कारण उल्टी हो रही है और ये हो रहा है। 99% कीमो में ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती और पेशेंट बहुत आसानी से उसको टॉलरेट करते हैं। आजकल के जो मॉडर्न कीमोथेरेपी है, पहले ऐसा होता था, ये मैं मानता हूँ, पर जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है तो वैसे वैसे कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स रोकने की आजकल हमारे पास इतनी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं कि वो कीमो दे देते हैं तो उल्टी क्या, वो उल्टी जैसी फीलिंग भी नहीं होती। रहा बात बाल झड़ने का, तो अगेन ये है कि बाल झड़ते हैं, लेकिन सारे कीमोथेरेपी से नहीं। कुछ कीमोथेरेपी से बाल ज़रूर झड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला वो परमानेंट लॉस नहीं है, वो रिवर्सिबल है। जैसे आपका कीमो बंद होगा, जिनके बाल झड़े हैं उनके बाल जैसे थे वैसे के वैसे वापस आ जाएंगे। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि परमानेंटली मेरा बाल झड़ जाएगा, तो ये गलत है। इसके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स आई हैं जिनसे बाल झड़ना कम्प्लीटली भी हम रोक सकते हैं। मतलब कोई ऐसा दवा चल रहा है जिसमें बाल झड़ सकता है, पर आप अगर चाहेंगे तो आजकल कुछ आइस पैक करके आता है जो कि हम पहना देते हैं पेशेंट को। तो फिर वो कीमो जो है हेयर के फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो बाल नहीं झड़ते हैं। और कीमो एक थेरेपी जो है वो एक रे से शायद दिया जाता है क्या? कीमो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। अगेन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कीमो कुछ बहुत विशेष प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप सलाइन कराने जाते हैं, आपको डायरिया हो जाता है, लोग पानी की बोतल चढ़ाते हैं, तो कीमो भी वैसे ही चढ़ता है। तो सिंपल पानी की बोतल जैसा ही चढ़ता है। और जिस तरह से आपको एंटीबायोटिक या डायरिया वाले इंजेक्शन्स लगते हैं, वैसे ही कीमो के इंजेक्शन्स आते हैं, उसमें कोई प्रक्रिया या कुछ विशेष नहीं होता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट होता है, उसके फैमिली में, उसके आसपास एक अलग ही माहौल चल रहा होता है। लोगों की ये भ्रांति है या सही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पेशेंट है उसके प्रति लोगों की जो भावना है वो बदल जाती है। लोग उसे टच करने से, उसके सामने बैठने से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि उनको कैंसर हुआ है तो हम उनके साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो हमें भी कैंसर फैल जाएगा। कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल सरासर 100% गलत बात है। कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, और कैंसर साथ में बैठने, साथ में खाने, साथ में बोलने फिरने, इनफैक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स रखने से भी कैंसर नहीं फैलता। कैंसर किसी एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं हो सकता। कैंसर अगर होता है तो या तो आपकी बुरी आदतों से होगा, जैसे तंबाकू हो गया, शराब हो गया, ये सब से, या आपके जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है तब, या
एज सच भी जब लोग शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर पड़ जाता है, तो रेप्लिकेशन भी गड़बड़ा जाता है, तब कैंसर हो सकता है। लेकिन कैंसर फैलने वाला रोग नहीं है, यानी एक मरीज से दूसरे मरीज को कभी कैंसर नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कैंसर के डॉक्टर्स ऐसे कोरोना वाले जैसे मास्क पहन के नहीं घूमते हैं। जी जी। तो क्योंकि इसलिए कई भ्रांतियां हैं, लोग इतना डर गए हैं कैंसर को लेकर, और क्योंकि केसेस भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं और डेथ रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से लोगों में जो डर है वो मतलब अलग अलग चीज़ों को जन्म दे रहा है। इसका कारण मैडम ये है कि हमारा अब लाइफस्टाइल काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गया है। तो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी बुरी आदतें ले ली हैं और अच्छी आदतें कुछ भी नहीं ली हैं। तो हम एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं, लेकिन पिज़्ज़ा और बर्गर ज़रूर खाते हैं। तो ये इस कारण से ओबेसिटी, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाती हैं। प्लस अल्कोहल और तंबाकू का सेवन एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ख़ास करके युवाओं में। तो अगेन दैट हैज़ कॉस्ट इंक्रीज इन इंसिडेंस। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आजकल पद्धतियाँ भी बढ़ गई हैं कि डायग्नोसिस के नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, तो और लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है। तो कई बार हो सकता है पहले कैंसर उतना डायग्नोस नहीं होता था, उसका कारण ये है कि लोग उतना सोचते नहीं थे। आजकल डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं, कैंसर का इंसिडेंस मोर और लेस उतना ही है, लेकिन डायग्नोस आजकल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लोग को लगता है कि कैंसर बढ़ गया है। तो बहुत सारे कारणों के कारण कैंसर आजकल उतना अनकॉमन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। जब मैं बच्चा था तो मुझे हार्डली कोई आदमी याद है कि किसी को कैंसर हुआ होगा, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है कि हर आदमी किसी न किसी फ्रेंड के रिलेटिव, अपने रिलेटिव किसी को तो जानता है जिसको कैंसर हुआ है। जी। आज आपको हमारे शो में कई सारे लोग देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनसे ये बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहला कि कैंसर से बचें। कैंसर से बचना केवल और केवल आपके हाथ में है। कम्प्लीटली आप ज़रूर नहीं बच सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि हमको नहीं होगा। पर आप अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जिसके कारण कैंसर होने की संभावना आप काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। जैसे किसी भी मादक पदार्थ का सेवन बंद कर दें, एक हेल्दी वेट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सबसे रेगुलर चेकअप्स कराने बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आपके या किसी आपके परिवार में अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर से घबराए नहीं। कैंसर एक ऐसी बीमारी, ऐसा नहीं है कि कैंसर कम्प्लीटली लाइलाज बीमारी है। इनफैक्ट आज के डेट में ऑलमोस्ट हमारे पास आने वाले 60 to 70% लोग ठीक हो जाते हैं कैंसर से, अनटिल अनलेस बहुत लेट ना ही हो जाए। तो स्टेज 4 का कैंसर होगा तभी थोड़ा मुश्किल होती है, अदरवाइज़ सारे कैंसर्स मोर और लेस ठीक हो जाते हैं। रहा बात बहुत सारी गलत धारणाओं का, तो स्टेज 4 के कैंसर्स भी ऐसा नहीं है कि हम इलाज कीमो या किसी ऐसी चीज़ का इलाज करें जिससे पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ और इतनी बेहतरीन टेक्निक्स हैं कैंसर के इलाज के। इवन स्टेज 4 का कैंसर वाला मरीज भी बहुत लंबे समय तक एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। डॉक्टर सौरभ, आपने आज कैंसर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है हमें, और इतनी सारी भ्रांतियों का आपने मतलब बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। मुझे लगता है जितने भी आज हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें ज़रूर बदलाव तो आएगा, उनके नेचर में और खुद के प्रति भी, कि अपना इलाज पहले करा लेना है ताकि आप कैंसर से बच सके, और कैंसर हो भी जाता है तो एक अच्छे माहौल के साथ आप उससे लड़ सके। तो चलिए, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ डॉक्टर सौरभ थे, जिन्होंने कैंसर के विषय में बहुत सारी बातें बतलाई, कैसे उसकी जांच हो सकती है, कैसे उससे हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए। ऐसे ही और भी विषयों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप देखते रहें हमारा शो डॉक्टर दरबार।